हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देखने वाले हैं टेस्ट क्लास नंबर 8। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका टेस्ट चल रहा है लगातार मनोविज्ञान का, और 7 क्लास हम लोग ले चुके हैं। यह आपका 8वां टेस्ट है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है 20 अगस्त को होने वाला है, ये तो आपको पता ही है। इस बार आपको 110 प्लस नंबर लेके आना है, कुछ भी हो जाए। इसके लिए आपको हर एक टेस्ट को देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर सेल्फ से आप पढ़ रहे हो, लेकिन टेस्ट आपको यहीं पे देना है और इसी पे देना है। जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, कोई भी टेस्ट क्लास भी आपसे मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ आप लोग इस टेस्ट को अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना। दोस्तों, समस्याओं का समाधान करना यह आपके किसके अंतर्गत आएगा, यही आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा स्मृति कौशल। स्मृति कौशल दोस्तों यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस के आंसर को बताते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और जो क्वेश्चंस हमारे एक्सप्लेन करने के लिए लायक हमको दिखेंगे, हम उसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे बीच बीच में। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोषयुक्त है, तो आप किसी समान छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे। दोस्तों, अगर मान लो आप किसी क्लास में हो और आपको दिख रहा है कि किसी बच्चे में भाषा दोषयुक्त है, तो आप एक सामान्य बच्चों की तुलना में उसमें क्या पाओगे। दोस्तों, हम ही पाएंगे कि उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, यानी आपका दूसरे का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चंस की। किसी बालक के चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल्य आधार है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। दोस्तों, बहुत सही बात है। अगर कोई बालक या हम और आप हो गए, अगर तो हम लोग चिंतन करते हैं, इसका मतलब होता है सोचते हैं। अगर तो हम लोग किसी चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि आखिर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा दोस्तों, तो वह जीवन का मूल आधार है। या किसने कहा था, यही हमको बताना है। इसमें आप कर जाएगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि चिंतन जीवन का मूल आधार है। जब तक हम लोग चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जीवन में आगे। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सोचकर, आप चिंतन कर करके तभी आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, वही आपका चिंतन है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। दोस्तों, मान लो कोई छात्र है, उसके किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है चौथे में। दोस्तों, यह अमूर्त चिंतन संबंधित योग्यताओं का है। अमूर्त चिंतन संबंधित योग्यताओं का है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पांचवा आपका है बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जहां पर भी आप पर एग्जैक्ट नहीं, दोस्तों आप तुरंत उसको ऐसे टिक करिए। ये ना हो कि आप जो सही हो वही आप गलत कर दो। तो 5वीं में आपको जाएगा तीसरा, यानी आपका पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। अगर तो मान लो आप पाठ्यक्रम बनाते हो, अगर तो आपके स्कूल में कोई भी प्रयोगशाला नहीं है, तो बच्चे प्रयोग कर नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए पाठ्यक्रम ऐसा बनाओ कि जो सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध हों, बस उसी के अंतर्गत हों, उससे बाहर ना हो। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। 6वां आपका है, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर
3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। अब यहाँ पे आपको बताना है 6वें का, इसमें तो आपका हो जाएगा तीसरा, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। दोस्तों आपके 10 छात्र हों, 20 छात्र हों, वे एक कमरे में हो, एक जगह हो, उससे मतलब नहीं है। दोस्तों एक ही माहौल में हो, उससे मतलब नहीं है। हर छात्रों का विकास अलग अलग होगा, हर बच्चों का विकास अलग अलग होगा। मानसिक विकास उसका शारीरिक विकास अलग अलग होगा, एक समान किसी का नहीं हो सकता है। 7वां आपका है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह में सक्रिय कब होते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था, इसमें आपको जाएगा किशोरावस्था, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन से। 8वां आपका है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करोगे। दोस्तों मान लो अगर आपकी क्लास में कोई बालक है और वह बड़ों से तू तड़ा करके बात करता है, तो आप क्या करोगे। दोस्तों आप बालक को आप कहकर संबोधित करेंगे। इससे जब बालक सुनेगा कि हाँ हमारे टीचर हमको आप बोलते हैं, तो हमको भी आप बोलना चाहिए। दोस्तों इसमें आप हो जाएगा 8वें का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां देखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। 9वें में आपका क्या हो जाएगा। 9वें में दोस्तों आपका हो जाएगा पहला, परिवार और पड़ोस। ओके दोस्तों, परिवार और पड़ोस आपका हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां आपका है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा छात्रों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करने का, यानी 10वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन से। 11वां आपका है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सीखने के किस सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सीखने के किस सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। 11वें की बात करें, इसमें आपका जाएगा, इससे पाठ वस्तु को सरल तरीके से समझने में सहायता मिलती है, यानी आपका 11वें का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वां आपका है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए तथा कुछ सिखाने के लिए कहा जाए, अपने समग्र रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों 12वें में आपका हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म के सिद्धांत के अनुसार। 13वां आपको जाएगा, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालकों का गुण नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों का गुण नहीं है, इन चारों में आपको बताना है। इन चारों में आपका हो जाएगा सुस्त मस्तिष्क प्रक्रिया। दोस्तों जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं दोस्तों, उनके मानसिक प्रक्रिया सुस्त नहीं दोस्तों, बहुत तेज होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम आपका कौन सा है। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, तत्परता का नियम। ओके दोस्तों, रटने का नियम तो ये सब आपका नहीं होगा, आपको जाएगा तत्परता का नियम। 14वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15वां आपका है कि आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है, ब्रेल लिपि।
ओके दोस्तों, ब्रेल लिपि के प्रयोग से ही हम नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाएंगे। 16वां आपका हो जाएगा, यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप नीरज के साथ कक्षा में समान व्यवहार के रूप में किया जाना चाहिए और श्रवण सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, देखिए आप एक टीचर हो, अगर दोस्तों मान लो आपकी क्लास में कोई भी दोषपूर्ण छात्र आता है, दोस्तों आपको सामान्य व्यवहार करना है, लेकिन दोस्तों उसको उसके सहायक सामग्री को देने के बाद, ओके दोस्तों, बच्चों की सहायक सामग्री उसको देने के बाद आपको समान रूप से उसके साथ व्यवहार करना है, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मैं औरों से अलग हूँ। बच्चों को औरों से अलग नहीं दिखाना है, बच्चों को समान रूप से दिखाना है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब दोस्तों, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधों एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो दोस्तों, पौधों और जानवरों में 4 अंतर बताइए, यह किस प्रकार का प्रश्न है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा पहला, यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। ओके दोस्तों, आपका वस्तुनिष्ठ तो होता नहीं, दोस्तों यह आपका आएगा विकल्प के अंतर्गत। ओके दोस्तों, आपका ये भी नहीं होगा, तो आपका ये भी नहीं होगा। आपका क्या बचा? लघु उत्तरीय प्रश्न आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा 14। संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, ये आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी स्वेच्छा नहीं कर सकते। यह अयोग्यता किस कारणों का परिणाम है? 19वां की बात करें तो 19वां में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, विचारों की परिवर्तनहीनता। अब यहाँ पर देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। दोस्तों हम यहाँ 20 क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों ने शेयर लाइक नहीं किया है, और कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं, जिनमें 10 बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? दोस्तों आपको क्षीण बुद्धि वाले छात्रों के समूह में रखना है। 20वां का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? 21वां की बात करें तो इसमें तो आपका हो जाएगा तीसरा, यानी छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। 21वां में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 22 क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों 22 आपका हो जाएगा समाज एवं संस्कृति पर। समाज और संस्कृति पर वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों आपको इस पॉइंट को नोट करना होगा कि ये पॉइंट दोस्तों आपके कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। 23 की बात करें तो आदिवासी जाति की छात्रों के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सुविधाओं की अप्रतिबद्धता, यानी आपके इसका आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम दोस्तों बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। अगर दोस्तों हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जी ने बच्चे के 4 चरण दिए गए हैं, वो सारे कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना होगा। जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत की प्राप्त नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। दोस्तों
24 में आपका हो जाएगा सेकंड। इस अवस्था में बालक सत्यवादी वातावरण में डूबा हुआ होता है, यानी आपका 24 का सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। दोस्तों 25 में आपका क्या हुआ, 25 में आप हो जाएगा समस्या का समाधान करना। अगर तो कोई बालक चिंतन करता है तो वह समस्या का समाधान जरूर कर लेगा। अगर मान लो आपके पास कोई समस्या आ गई तो आप अपने समस्या को चिंतन तथा तर्क के द्वारा ही उसे दूर कर सकते हो और किसी भी चीज से दूर नहीं होगा। आपको चिंतन दोस्तों करना पड़ेगा। 27 आपका है यहाँ पर औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है। 27 दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला, जिसमें विद्यार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण के नियम व सिद्धांत सीखता है। 27 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 28। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया, व्यवहार बराबर कार्य, व्यक्तित्व और वातावरण। दोस्तों यह हो जाएगा आपका लेविन ने दिया था। तो ये क्वेश्चन उतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको देखना आवश्यक है। अब यहाँ हम देखते हैं 29 क्वेश्चन हैं। प्राइमरी स्तर पर बालकों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण से होती है। अगर हम बच्चों को उनकी मातृभाषा से पढ़ाएंगे दोस्तों, बच्चे हर चीज़ को जल्दी समझेंगे और उनका पढ़ने में भी मन लगेगा। यह तो एक स्वाभाविक वातावरण होता है कि जो बच्चे हमेशा दोस्तों यूज करते हैं वह होता है उनका मातृभाषा। अब यहाँ हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक 12 वर्ष के बालक का मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि एक बालक 12 वर्ष का है, ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु केवल 10 है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें तो आपको जाएगा कि जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण ना कर ले कोई भी अंतिम निर्णय ना ले। ओके दोस्तों, तीसरा का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। दोस्तों लैंगिक भेदभाव को अगर हमको दूर करना है तो शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय दोस्तों क्या है बताइए दोस्तों। इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें उत्तर की, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, यानी छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। यानी दोस्तों जो सुविधाएं छात्र को मिले वही सुविधाएं आपको छात्रों को भी देना है। कोई भी अंतर किए बिना भी हर काम समान रूप से करें। सेकंड आपका है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू जो सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3, उसकी दोस्तों औसत से अधिक हो जाएगा। दूसरे का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर दोस्तों हम केवल बस क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपको देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी आपकी तैयारी भी बची हुई है। अगर आपका 25 क्वेश्चन सही होता है दोस्तों, इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही ठीक ठाक चल रही है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर नंबर 3 है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? नंबर 3 की बात करें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा मिट्टी के समान खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ओके दोस्तों, मिट्टी के खिलौने को तोड़ना और उसको फिर से एक बार जोड़ना। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है? दोस्तों चौथे का आपका हो जाएगा दूसरा, यानी लेव वाइगोस्की। ओके दोस्तों, अब बच्चों की अंतःक्रिया जहाँ पर भी आपको मिल जाए वहाँ पे आपको वाइगोस्की ही मारना है।
अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका है, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। दोस्तों पांचवा में आपका क्या होगा, पांचवे में आपको बताना है, इसमें तो आपका हो जाएगा चौथा, यानी दोस्तों आपका ये सभी हो जाएगा। बालकों को स्कूल में परंपराओं से परिचित कराना, ओके दोस्तों बहुत अच्छा है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित तो कराएं, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी दें। तो यानी आपका सब सही जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब देखते हैं हम छात्रों क्वेश्चन से। आपकी कक्षा की एक छात्र रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। एक लड़की है, उसका नाम है रजनी, उसकी लंबाई दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष 6 इंच बढ़ गई है, इस परिवर्तन को आप क्या कहोगे। इस परिवर्तन को कहेंगे दोस्तों, इसमें आपको हो जाएगा रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। ओके दोस्तों, ज़्यादा कम दोस्तों कमजोरी तेज दोस्तों से नहीं होगा, आपका वृद्धि तेजी से हो रही है, यानी आपका 6वें का सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 7वां, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका माँ के गर्भ से ही, माँ के गर्भ से ही बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन से, विकास की सबसे जटिल अवस्था है, विकास की सबसे जटिल अवस्था दोस्तों इसमें से क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ओके दोस्तों, किशोरावस्था आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, एक विद्यार्थियों के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी को असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों 9वें में आपका हो जाएगा पहला, यानी दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहे। दोस्तों यह कभी ना कहें, हर बच्चों को हर दूसरे के साथ रहना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इसका हो जाएगा वैज्ञानिक अन्वेषण का। दोस्तों पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वैज्ञानिक अन्वेषण, क्योंकि वह बच्चा अपनी समस्याओं को खुद ही ठीक करता है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। 11वां दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा, आपका होगा शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ओके तो यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। संगीत, समावेश, समाज, ये सब आपके मनोवैज्ञानिक से हैं, लेकिन दोस्तों मल मूत्र बाहर निकालना ये आपका कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों आपका जो गलत है वही आपका सही है, यानी आपका 11वें का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। 12वें में आपका हो जाएगा चौथा, अनुशासनहीनता। ओके दोस्तों, अनुशासनहीनता अगर शिक्षक करेगा तो यार दोस्तों शिक्षक के दोस्तों संबंधित कारक से नहीं है, ठीक है। कभी भी शिक्षक को अनुशासनहीनता नहीं करना है। अब यहाँ तुम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपका है क्वेश्चन नंबर 13, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर आधारित, दोस्तों एक मिनट, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। दोस्तों अब यहाँ आपका क्या होगा, अगर हम बच्चे की बात करें 13वें में आपको जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। ओके दोस्तों 12वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम आंसर नंबर 14 की, निम्नलिखित में से
किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों यह आपका किसका है? दोस्तों अगर बात करें आंसर की, यह आपको जाएगा स्किनर महोदय। स्किनर महोदय का है। अब यहाँ हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है? दोस्तों 15वें में आपको जाएगा दूसरा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अगर बात करें यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करोगे? दोस्तों आप एक टीचर हो और आपके कक्षा में एक बच्चा हो तो वह उससे बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करोगे? आप कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होता है? ओके दोस्तों अगर बात करें 17वें की तो इसमें आपका हो जाएगा कि कक्षा में जात सूचना टिप्पणी ना करें। दोस्तों कोई भी जातिवाद दोस्तों ठीक है ना फैलाएं, कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंच जात नीच जात। दोस्तों एक शिक्षक को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी तुलना के क्लास को अच्छे से चलाना चाहिए। अब यहाँ तो हम बात करते हैं 18वां आपका है पारंपरिक बाह्य परीक्षण की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें तो आपका जाएगा क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 19वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का आकलन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका क्या कारण है? दोस्तों यह आपका जाएगा वैश्विक विभिन्नता। ओके दोस्तों हर बच्चा भिन्न भिन्न होता है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला। ओके दोस्तों हर बच्चा भिन्न भिन्न होता है और हर बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ खास चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? चिंतन की विशेषता नहीं है दोस्तों बहुत ही आसान है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। ओके दोस्तों देखिए दोस्तों चिंतन के लिए अगर तो आपके पास समस्या है तभी आपके पास चिंतन है। अगर आपके पास चिंतन नहीं तो यानी आपके पास कोई समस्या नहीं है। ओके दोस्तों तो यहाँ आपसे कहा गया है कि चिंतन की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों ठीक है आपका नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों ठीक है आपका गलत है, यानी जो आपका गलत है वही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए 21 आपका है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? अगर बात करें 21 की, 21 में आपका दोस्तों तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष में तो उससे तार्किकता का अभाव हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। दोस्तों निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आकलन। ओके दोस्तों आकलन आपका हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने आपसे लाइक शेयर करिए नहीं कहा है। अब आप लोग पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग भूल जाते हो, अगर हम ना कहें तो आप लोग करोगे नहीं, मुझे पता है आप लोग भूल जाते हो। नेक्स्ट आपका है चयन प्रकार के सभी प्रश्न। दोस्तों चयन प्रकार के सभी प्रश्न डाट प्रश्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। दोस्तों चयन आपको दोस्तों चयन करना है। इस वाले प्रश्न को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं
वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, देखिए दोस्तों, चयन प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे दोस्तों, और उसको आपको चारों में से एक क्वेश्चन को चयन करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। जैसे हम यहाँ पर अभी इस टाइम आपसे क्वेश्चन का चयन करवा रहे हैं, तो चयन प्रकार के सही प्रश्न तो कौन सा होगा, आपका हो जाएगा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 24 आपका है, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र बुद्धिमान है। दोस्तों, वह छात्र मूर्ख नहीं है, मंद बुद्धि नहीं है। दोस्तों, सिर्फ आपका नहीं होगा, आपका होगा वह छात्र बहुत ही बुद्धिमान है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 25 क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि कम टाइम में आप लोग 30 क्वेश्चन से टेस्ट कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही चीज़ों का टेस्ट देना है, तो आप लोग इसको पूरा देखकर तभी जाइएगा। 25 आपका है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं 25 की। 25 में आपको जाएगा प्रगतिशील शिक्षा, यानी आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन आपका है, सृजनशील बालक का गुण नहीं है। आप बताना है कि कौन सा गुण सृजनशील बालक का नहीं है। दोस्तों, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग। दोस्तों, इसमें आपको जाएगा नंबर 3। 26 में आपका नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग बहुत तेजी के साथ क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आंसर दिया करिएगा। बाल की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। 27 तो आपको जाएगा चौथा, यानी अनिश्चित उद्देश्य का। 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, जो बालक डैश से ग्रसित है वह पढ़ने की अक्षमता का प्रदर्शन करता है। दोस्तों, 28 का आपको जाएगा डिसलेक्सिया। ओके दोस्तों, डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा पढ़ने का विकार। दोस्तों, ठीक है, पढ़ने का विकार। और दोस्तों बी को, ओके दोस्तों, एक ही पढ़ने का विकार, उसके बाद दोस्तों बी को डी पढ़ना, ओके दोस्तों, और डी को बी पढ़ना। ओके दोस्तों, ये आपके पढ़ने की विकार के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम 29 क्वेश्चन से, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ सामंजस्य करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा पहला, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों 30 क्वेश्चन से, कक्षा में प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। अगर बात करें प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है, दोस्तों यह आपको हो जाएगा ज्ञान से अज्ञान की ओर। ओके दोस्तों, ज्ञान से अज्ञान की ओर, यानी जो बच्चों को आ रहा है पहले आप वो पूछिए, उसके बाद जो बच्चों को नहीं आ रहा है फिर आप वो पूछिए। ओके दोस्तों, उसे बोलते हैं ज्ञान से अज्ञान की ओर। दोस्तों, अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप इस प्रैक्टिस सेट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर जरूर आप लोग शेयर करिए। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।